हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए चैप्टर 17 का ये रिवीजन वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए। और इस चैप्टर में नाम है चैप्टर का कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो हम अभी फ़िलहाल फोकस करेंगे एक नाम पे, कोरिलेशन। तो आज इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि कोरिलेशन की सारी बातें, लगभग सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर लूँ मैं इस वीडियो में। एक और वीडियो इसके लिए बनाएंगे, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट रहेगा उसमें रिग्रेशन। तो अभी जो कोरिलेशन है इसके बारे में फंडा आपको समझाते हैं कि जब दो डेटा एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में होते हैं, रिलेशन के मतलब वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो उनके बीच कुछ कोरिलेशन यानी रिलेशन है। को वर्ड का मतलब है कि ऑब्वियसली दो या दो से ज़्यादा डेटा की बात होगी, दो डेटा मिनिमम होने चाहिए। सिंगल इंडिविजुअल डेटा के लिए को वर्ड तो नहीं लगेगा। अब जैसे अपन कहते हैं कि अभी जैसे ठंड का समय है, तो अभी ठंड का समय है तो अपन बोलते हैं ना कि जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी मार्केट में वुलन क्लॉथ्स या जैकेट्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर ठंड बढ़ती है तो वुलन क्लॉथ या जैकेट की डिमांड भी बढ़ती है। दोनों बढ़ रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि ये दोनों के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी मार्केट में एसी कूलर की डिमांड कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इन दोनों डेटा के बीच निगेटिव कोरिलेशन है। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें एक डेटा दूसरे को अफेक्ट करता ही नहीं, डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं, तो हम बोलेंगे उन दोनों के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। तो तीन टाइप के कोरिलेशन की हमको बात करनी रहेगी, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक निगेटिव कोरिलेशन और एक नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मैक्सिमम दो डेटा एक दूसरे को 100% अफेक्ट कर सकते हैं, या निगेटिव कोरिलेशन में भी दो डेटा एक दूसरे को 100% अपोजिट यानी इन्वर्स तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। 100% का मतलब होता है 1, यानी अगर मैं आपको कहूँ कि कोरिलेशन का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, तो कोरिलेशन का मैक्सिमम आंसर +1 आ सकता है, कोरिलेशन का मिनिमम आंसर -1 आ सकता है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर +1 से ज़्यादा आता है तो आप समझ जाइए कि पक्का आपसे कुछ गलती हुई है क्वेश्चन में, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या आपने बनाने में गलती करी है। और अगर आंसर -1 से कम आता है तो भी 0 आंसर आ सकता है, एग्जैक्ट +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। अब ये कोरिलेशन जो होते हैं, इसका पहला थ्योरी क्वेश्चन बनता है, कोई केस दिया जाएगा और बोलेगा इस केस में कौन सा कोरिलेशन है इन दो के बीच। जैसे बोलेगा प्राइस एंड डिमांड के बीच कौन सा कोरिलेशन है, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं घुस जाना है, बहुत सारे फैक्टर को नहीं सोचना है, केवल प्राइस और डिमांड का एक नॉर्मल सा सीन सोचना है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो महंगा होने के कारण लोग उस कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो एक चीज़ बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि इन दोनों फिगर के बीच निगेटिव कोरिलेशन है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ बनाए जा सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करने वाला कैसा भी क्वेश्चन देगा, आपको दिमाग लगाने आना चाहिए कि ये जो दो चीज़ें दी गई है इनके बीच कौन सा कोरिलेशन है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो नो कोरिलेशन। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड पावर कंजम्पशन में कौन सा कोरिलेशन है। तो गर्मी बढ़ती है तो एसी कूलर आप ज़्यादा चलाते हैं घर में, तो जनरली ये देखा गया है कि हमारे घर में गर्मी जितनी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी उतना ज़्यादा होता है। अभी आप सबके घरों में, अभी मेरे ऑफिस में यहाँ, अभी हम लोग के यहाँ कूलर एसी सब बंद पड़ा हुआ है, पंखे भी नहीं चल रहे, तो कंपेरेटिवली गर्मी के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है ठंड में, ऐसा अपन मान के चल सकते हैं। इससे आपको जो इस चैप्टर में जो मेनली पढ़ना है वो होता है कि एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल, कि अगर x और y दो डेटा दिए गए हैं, उनको किसी ग्राफ में प्लॉट करें, और अगर उनको ग्राफ में प्लॉट करने से डेटा एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, सारे डेटा अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे आते हैं और ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, स्ट्रेट, इसमें x अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, देख सकते हो। अगर x का वैल्यू इतना है तो y इतना है, अगर x का वैल्यू बढ़ा देंगे तो y भी बढ़ गया, x और बढ़ा दिया तो y और बढ़ गया। तो x और y अगर डेटा एकदम एग्जैक्टली एक लाइन में है और इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर ये होता है r, यानी कोरिलेशन। कोरिलेशन को जनरली r से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये होगा +1, या परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन भी इसका नाम होता है, या 100% पॉजिटिव कोरिलेशन नाम होता है, जैसा भी नाम हो, R+1 का ग्राफ। तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको आज पूरे कोरिलेशन में कोशिश करूँगा 100%, 99% उन्हीं टॉपिक या उन्हीं सारी बातों को कवर करने का जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आएंगे या आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता, टॉपिक पूरे कवर कर रहा हूँ मैं। अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है और मेरे को टेबल दे दिया जाए, है ना, अगर मुझे टेबल दे दिया जाए एक्स और वाई डेटा, अगर मैं इन सबको ग्राफ में प्लॉट करूं और सारे के सारे डेटा अगर एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं लेकिन ऐसे डाउनवर्ड मिल रहे हैं, साफ दिख रहा है कि एक्स को जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इस ग्राफ में क्या था, एक्स को बढ़ा रहे थे तो वाई भी बढ़ रहा था, और इस ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्स को बढ़ा रहे हो तो वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज ऑफ सारे डेटा एग्जैक्टली एक लाइन में है, तो R = -1 का ग्राफ होगा ये। तो एक R = +1 और एक R = -1 का ग्राफ है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर कभी हमको जो डेटा है एक्स और वाई के बीच ग्राफ प्लॉट करने से पता चला कि वो रैंडम तरीके से बिखरे हुए हैं। एक वर्ड आता है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन, एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। देखो अब इस टाइप के जो एक्स और वाई को आप प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर में, और अगर डेटा इस तरीके से मिल रहे हैं, तो अगर डेटा इस तरीके से मिल रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है, डेटा अगर इस तरीके से मिल रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि ये एक्स बढ़ाने से वाई कम हो रहा है कि वाई बढ़ाने से एक्स कम हो रहा है, ये तो रैंडम हो गया। और अगर हमें पता ही नहीं है कि डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसको बोलते हैं R = 0, ये हो जाएगा R = 0, ठीक है, यानी देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पहला क्वेश्चन तो ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो वो बताया, मैं थ्योरेटिकल कोई सेंटेंस देगा, कोई दो फैक्टर देगा, बोलेगा फलाने और ठिकाने के बीच कौन सा कोरिलेशन है, ऑप्शन में आपको थ्योरेटिकल सीधा पढ़ के या जवाब देना। दूसरा ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, ग्राफ नहीं दिया है आज तक के, इस ये जो ग्राफ है उसको एक्सप्लेन किया है कि ऑन इंक्रीजिंग एक्स इफ़ वाई इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द सेम रेशियो, तो दोनों सेम रेशियो से बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्टली पॉजिटिव है। अगर एक बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ सेंटेंस ऐसा बनाया जाएगा जिससे ये ग्राफ समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं। तीनों एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब उसके बाद आपको मैं इस चैप्टर के और किसी हिस्से पे ले चलूँ। एक होता है इस चैप्टर में बहुत सारे चीज़ें पढ़नी है। एक होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट आने वाला एक पैटर्न है। R = कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो जब हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन पढ़ते थे ना, तो वहाँ पर वेरिएंस वर्ड आता था, क्योंकि वहाँ पर दो वेरिएबल नहीं होते थे एक्स और वाई, वहाँ पर एक ही वेरिएबल होता था, चाहे वो एक्स दिया हो या वाई, जनरली एक्स दिया जाता था। तो जब एक ही वेरिएबल होता था तो हम लोग उसको बोलते थे वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल। यहाँ पर दो वेरिएबल मिलेंगे इस चैप्टर में एक्स और वाई, तो कोवेरियंस आएगा। कोवेरियंस मतलब एक्स और वाई दोनों का मिला के वेरिएंस, डिवाइडेड बाय √ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू √ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। ये होता है आपका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत हद क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके एक और तरीके से लिखा जा सकता है, R = कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय √ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, √ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, √ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ना, इसको हम लोग सिग्मा एक्स कहते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स। और √ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई है ना, हम इसे स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई कह सकते हैं। अब ये तो पुरानी बात है, सर कैसे हुआ,
भाई स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करने से वेरिएंस आता है, तो वेरिएंस का रूट लेने से कौन आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोवेरिएंस के टर्म्स में दो तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ना सीधा सीधा कोवेरिएंस आपको दे दिया जाएगा और वेरिएंस एक्स दे दिया जाएगा, वेरिएंस वाई दे दिया जाएगा और बोलेगा आर निकालो, तो बस वैल्यू रखना, आंसर लाना है। कभी कभी आपको कोवेरिएंस एक्स वाई दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दिया जाएगा, तो आप ये नीचे वाला फॉर्म लगा के कंफ्यूज नहीं हो ना। जो लोग ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, फालतू फालतू का कंफ्यूज होते हैं, सड़ी सी बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन था तब रूट था कि वेरिएंस लिखा था तब रूट था। और बहुत रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है बच्चों, आर दे दिया जाएगा आपको, कोवेरिएंस एक्स वाई दे दिया जाएगा, सिग्मा एक्स दे दिया जाएगा, सिग्मा वाई पूछा जाएगा, यानी टोटल 4 चीज़ें हैं आर को मिला के, कोई भी 3 दिया जाएगा, चौथा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं कराया भले ही इस पर, बट मैंने फंडा बता दिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। और ध्यान रखना है, ये आर का वैल्यू +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता, हाँ 0 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको बताऊं मैं जी, बहुत ही सरल सी बात, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने कहा ना बहुत हद आए हुए हैं एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन। एक बहुत ही सरल सा नाम एग्ज़ाम में आया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये कुछ नहीं होता। अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो जो आर निकालते हैं ना हम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो मैं बोल रहा हूँ, जो ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर आर, ये जो आर आएगा इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, इसी आर का अपने को स्क्वायर कर देना है, बस इतना ही करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर करने से भी पॉजिटिव ही आएगा, बट अगर आर निगेटिव है तो उसका स्क्वायर करने से भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पॉजिटिव आएगा। तो इससे क्या सीखे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। सर 0 हो सकता है क्या, हाँ जी, अगर आर का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर करने से 0 आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमेशा या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, आर दिया रहेगा, बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो एक है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन जो होता है वो होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर। हाँ जी, इसमें लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं, सर वो एग्ज़ाम में मैं भूल गया कि 1 माइनस आर स्क्वायर होता है कि आर स्क्वायर माइनस 1 होता है। और फंसाने वाले तो तुमको दोनों ऑप्शन डाल देंगे, एक आंसर वो भी डाल देंगे ऑप्शन में जो 1 माइनस आर स्क्वायर करने से आता है, और एक ऑप्शन वो भी डाल देंगे आंसर में जो वो आर स्क्वायर माइनस 1 करने से आता है। एक बात और समझ जाओ कि जैसे ऊपर का कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता था, उसी तरीके से आप इस बात को समझ जाओ कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी जो होता है ना, ये भी या तो पॉजिटिव होता है और या तो फिर ये 0 हो सकता है। कब होगा पॉजिटिव, अगर आर का वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आर स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, आर का वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो नहीं सकता। और आपको पता है मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर करने से वो और छोटा हो जाता है, यानी कभी भी आर स्क्वायर 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। आर स्क्वायर हर बार हमेशा ऑलवेज 1 से छोटा ही आएगा, और अगर आर स्क्वायर 1 से छोटा आएगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर जब करूँगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा आपका पॉजिटिव। हाँ 0 आ सकता है अगर आर का वैल्यू +1 है तो +1 का स्क्वायर 1 होता है, अगर आर का वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है। तो उस केस में 1 माइनस 1 0 हो सकता है। तो याद रखिएगा, चाहे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो चाहे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन हो, ये होते या तो पॉजिटिव या 0 हैं या फिर बस दोनों के लिए सेम फंडा है। अब इसके अलावा आपको जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ
नहीं, इसमें एक नाम बस ध्यान रखिएगा। जो एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है ना, एक ही बार एग्ज़ाम में इतने सालों में एक बार आया है, बस नाम ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आर स्क्वायर, जैसे ही मैंने लिखा आर स्क्वायर आप समझ जाओगे सर ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है ना, ये दो चीज़ का रेशियो होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है बस ये। एक होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। तो एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल, इट इज़ द रेशियो ऑफ दिस आर स्क्वायर, नॉट आर नहीं, आर स्क्वायर जो होता है वो एक्सप्लेन वेरिएंस और टोटल वेरिएंस का रेशियो होता है। हाँ, इसी चीज़ को एक बार और पूछा गया एग्जाम में कि भैया नीचे चलो, टोटल वेरिएंस को तो मैंने टोटल वेरिएंस लिख दिया, टोटल वेरिएंस को तो मैंने टोटल वेरिएंस लिख दिया। ये जो ऊपर का एक्सप्लेन्ड वेरिएंस लिखा है ना, इसी को 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस लिख दिया है, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस का ही एक और नाम होता है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। अब बेटा एक्सप्लेन वेरिएंस और अनएक्सप्लेन वेरिएंस क्या होते हैं ये बताने का फ़िलहाल तो इस वीडियो में बिल्कुल टाइम नहीं, ना आपकी ज़रूरत है। आपको अगर इच्छा है तो आप देखिए, आप इस जनरेशन में हो सारे जेनजी कि आप लोग किसी भी चीज़ के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट में, AI के ज़माने में हो आप लोग, तो आप फट से डाल दीजिए, पूरा इंसाइक्लोपीडिया निकाल के दे देगा। बट ये काम आप एग्ज़ाम के बाद करिएगा अगर मेरी सलाह माने तो। भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना। हाँ ठीक है, खाली पीली फालतू बैठे हो तो भले ही देख लेना। अभी क्या है कि एक क्वेश्चन है, मेरे को मन कर रहा है, ये क्वेश्चन मुझे दिख गया तो मैं आपसे पूछूं। बोल रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 500 बाई 300। ये पॉसिबल है कि नहीं पूछ रहा है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ये पॉसिबल है तो ट्रू, ये लाइन ट्रू है, और ये पॉसिबल नहीं है तो बताना है कि ट्रू और फॉल्स है क्या लाइन। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ लिखा है आर स्क्वायर, आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा पता है, 300 माइनस 500 डिवाइड बाई 300। ये बन जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 200 बाई 300, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा निगेटिव। और आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आर स्क्वायर निगेटिव है, अगर आर स्क्वायर निगेटिव है मतलब आप सोचो किसी नंबर का स्क्वायर करने से निगेटिव वैल्यू आएगा क्या? नहीं। अगर आर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर करने से भी पॉजिटिव ही आएगा, और अगर आर निगेटिव है तो इसका स्क्वायर करने से भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर जो होता है हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि दिस गिवन सीन इज नॉट पॉसिबल। चलिए बच्चों लोग, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो किस फॉर्म में आता है? तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर रूट के अंदर दो चीज़ें रहेंगी, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर, एक रहता है रूट ओवर n इंटू समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये रहता है फंडा, और एक रहता है आपका रूट ओवर n इंटू समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ, पूरा ये एक ग्रुप x वाला फंडा है और ये पूरा एक y वाला फंडा है। कई बार अपन चाहें तो दोनों रूट को एक ही रूट के अंदर दो ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेडीमेड वैल्यू भी दिया रहता है बहुत बार। समेशन एक्स वाई आपको रेडीमेड दे दिया जाएगा, समेशन एक्स समेशन वाई सब रेडीमेड दे दिया जाएगा और बोलेगा आर निकालो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि वैल्यू बस पुट करना और आंसर लाना है। इसी का शॉर्टकट मेथड के नाम से फॉर्मूला बनाया जाता है, आर इज इक्वल टू जो मैंने लिखा है ना, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई
डिवाइडेड बाय ये जो रूट ओवर है, देखो सेम वही चीज़ लिख के दे रहा हूँ जो ऊपर लिखा है, n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, एक ये बनेगा और एक रूट में और बनेगा n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब क्या होता है, जैसे दोनों फॉर्मूला मैंने सेम लिखा है तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मेथड है, नीचे वाला शॉर्टकट मेथड है। आप बोलेंगे सर दोनों तो सेम लिखा है तो शॉर्टकट, और वो क्या मतलब हुआ इसका? शॉर्टकट मेथड में ना बस यहाँ पर जहाँ x है वहाँ d लगेगा, जहाँ y है वहाँ d लगा देंगे। तो ये जो फॉर्मूला जैसा दिख रहा है जिस फॉर्म में, ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। तो अगर आपके क्वेश्चन में समेशन dx dy दिया है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाना, केवल समेशन एक्स वाई लिखा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना। अगर केवल समेशन एक्स है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, समेशन dx है जहाँ d आया dx dy, dx मतलब डेविएशन ऑफ x, dy मतलब डेविएशन ऑफ y, जो आप लोग पढ़ते थे मीन में। dx का मतलब हो जाता है यहाँ पर डेविएशन ऑफ x, x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x टेबल, dy मतलब y माइनस एज्यूम मीन ऑफ y टेबल। एज्यूम मीन ऑफ x टेबल और एज्यूम मीन ऑफ y टेबल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा dx dy। अभी क्या होता है कि रेडीमेड वैल्यूज़ दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि r निकालो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के नहीं दूंगा पूरा, बट मैं बता देता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन रखा है, इसमें देखो जैसे ये समेशन dx dy का रेडीमेड वैल्यू मेरे को दे दिया है क्वेश्चन में 2116, ऐसा क्वेश्चन में साफ लिख दिया है समेशन dx का वैल्यू। तो समेशन dx का वैल्यू बोल दिया है 47 है, क्वेश्चन में साफ लिख दिया है, बोल दिया है समेशन dy का वैल्यू। तो समेशन dy का वैल्यू क्वेश्चन में साफ लिख दिया है 108, ऐसा लिख दिया गया है। और समेशन dx स्क्वायर, ये क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया गया है समेशन dx स्क्वायर, ये लिख दिया गया है 1475। समेशन dy स्क्वायर रेडीमेड लिख दिया गया है सीधा सीधा 3468। और तो और n का वैल्यू भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया, बता दिया गया है कि n जो है वो इतने 8 ऑब्जर्वेशन का। और आप बोलेंगे सर ये बच गया आपका ये वाला कि समेशन dx का होल स्क्वायर, तो ये समेशन dx का होल स्क्वायर है, ये भी दिया है, ये समेशन dx और ये समेशन dy ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। देखो यही तो है 47 और 108, तो एक समेशन dx और समेशन dy, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, तो बस सारा वैल्यू रख के प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन सीधा सीधा टेबल दे देगा आपको, x टेबल और y टेबल, और इसमें डेटा दे दिया जाएगा। सपोज़ ये जो भी है, चलो मैं डेटा नहीं दे रहा हूँ आपको, मेनली क्या है फंडा सिखाना है मुझे। तो इसमें पहले तो आप n काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, सारे x टेबल के डेटा को सम करोगे, उससे समेशन x आ जाएगा, और सारे y टेबल के डेटा को सम करोगे तो समेशन y आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपन एक एक्स स्क्वायर बनाएंगे और एक अपन वाई स्क्वायर बनाएंगे। तो x और y को मल्टीप्लाई करने से डेटा आता जाएगा यहाँ पर, x और y डेटा को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो समेशन एक्स वाई हो जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर मतलब जो x टेबल में डेटा दिया है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। और y टेबल में जो डेटा दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसका स्क्वायर करते जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू मिलता जाएगा, इसका सम करेंगे समेशन वाई स्क्वायर, और फिर n तो 6 है। ये पूरा का पूरा वैल्यू उठा के क्या करेंगे, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूले में रखेंगे, ये वाले फॉर्मूले में।
फिर फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू निकल आएगा। तो ये भी एक वैरायटी है जो एग्ज़ाम में कभी कभार आता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वाला वैरायटी, बट आता है कभी कभार, बहुत रेयर। एक हमारे पास फॉर्मूला है आर का, इससे रिलेटेड भी रेडीमेड डेटा दिया गया है और सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला आंसर पूछा गया है आर। ये होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इस पूरे समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को क्या लिखा है मैं बताता हूँ। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को पढ़ते क्या है, ये होता है एक्स माइनस एक्स बार का मीनिंग होता है डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन। y माइनस वाई बार होता है डेविएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन। इन दोनों के प्रोडक्ट का सम, तो एक वर्ड क्या बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेटा, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम देयर मीन। अब उसको और मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन ही है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम देयर मीन। तो ये सम मतलब सिग्मा आ गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मतलब देखो दोनों को मल्टीप्लिकेशन आ गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा, प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम देयर मीन। तो ये हो गया समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन, ये डायरेक्ट लिखते हो, एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट वैल्यू आपको सीधा सीधा दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर मीन इज़ 122। तो यहाँ आप लिखेंगे 122, कौन सा वैल्यू हो गया, ये पूरा ये वाला हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा है कि फॉर दी 15 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n 15 हो जाएगा यहाँ पर, ये n की जगह 15 हो गया। और फिर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज़ 3.01 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इज़ 3.03। ये वैल्यू आपको यहाँ और यहाँ रखना है। बस आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आना है तो नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है। पर हाँ आएगा आंसर 1 से कम आएगा, मतलब आंसर -1 से +1 के बीच का ही कुछ आएगा। अब इसके बाद आता है आपका एक वैरायटी, बहुत सिंपल सा एक वैरायटी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो कोवेरियंस की हम बात कर रहे थे ना, बार बार जिस कोवेरियंस की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ जो लिखा हुआ है 2-3 बार हमने यहाँ पर कोवेरियंस वर्ड यूज़ किया, ये कोवेरियंस एक्स वाई, इसका भी अलग से एक फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई का। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये स्क्रीन पे कुछ रखा है मैंने, वहीं से आप समझ पाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो कोवेरियंस और बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई टेबल आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका कोवेरियंस निकालो। तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो होता है, ये होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। एक ये होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। और एक और फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई का, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का एक और फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। ठीक, तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, आपको अगर कोवेरियंस निकालना है ना, तो जो बेटर फॉर्मूला है वो हमेशा ध्यान रखिएगा ये है। हालांकि क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से मजबूरी में ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ सकता है, बट अगर आपको एक्स टेबल दे दिया जाए और वाई टेबल दे दिया जाए और बोला जाए कोवेरियंस निकालो, तो आप मेरी सलाह मानेंगे तो नीचे वाला फॉर्मूला प्रीफर करना, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक्स टेबल और वाई टेबल दिया रहेगा। अब एक्स टेबल और वाई टेबल दिया रहेगा तो एक्स टेबल का सम समेशन एक्स हो जाएगा, वाई टेबल का सम समेशन वाई हो जाएगा। आपको केवल एक ही टेबल बनाना पड़ेगा, क्या, एक्स इंटू वाई। तो जो डेटा एक्स और वाई में दिए जाएंगे उनको मल्टीप्लाई कर करके लिखना रहेगा, ये समेशन एक्स वाई आ जाएगा। जितने डेटा हैं वो एन हो जाएगा। उसके बाद आपको वैल्यू रखना है और आंसर लाना है, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत वाली बात नहीं है।
तो आता है एग्ज़ाम में, कई बार कोवेरियंस वाले क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है आपके लिए, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा एक फंडा है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो रैंक कोरिलेशन जो होता है ना, रैंक कोरिलेशन जो होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको जनरली हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो ये भी कोरिलेशन ही है, अब आप इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करो चाहे कैपिटल आर, बट इन जनरल स्मॉल आर एकदम मतलब हर बुक में फिक्स कर दिया गया है कि ये कार्ल पियर्सन के लिए लेंगे। कैपिटल आर जो है वो 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला ये होता है। और मज़े की बात ये है कि इसमें n तो समझ में आ ही गया होगा कि जितने डेटा दिए जाएंगे, जितने पेयर ऑफ डेटा दिए जाएंगे जिनके बीच हमको कोरिलेशन निकालना है, समेशन डी स्क्वायर, डी फॉर द डिफरेंस, इतना तो समझ में आ गया होगा। और डिफरेंस जो होता है दोनों रैंक का डिफरेंस होता है, ये बात समझ में आएगी। जैसे मैं क्वेश्चन आपको डेमो के तौर पे बना के दूँ, इसमें कई बार स्टोरी बनाई जाती है क्वेश्चन में ऐसी स्टोरी बनाई जाती है कि 2 जज हैं, वो 5 या 10 या 12, 10, 8, 10 लोगों का एक कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें उनको रैंक देते हैं। जैसे सिंगिंग कंपटीशन है, अब 10 सिंगर हैं, तो पहला बंदा आया, गाना गाया, तो हो सकता है पहले जज को बहुत पसंद आया, बोले अरे वाह कितना बढ़िया गाना गाया, मैं इसको फर्स्ट रैंक दूंगा। हो सकता है वही गाना दूसरे जज को बिल्कुल पसंद आया, बोले यार इतना घटिया गाना गाया, मेरे हिसाब से तो इसका रैंक 10th होना चाहिए, यानी जस्ट अपोजिट रैंक दे दिया। तो इससे क्या पता चला कि दोनों जज का मेंटलिटी, दोनों की सोच, दोनों का टेस्ट अलग अलग है। एक जज की पसंद दूसरे जज की पसंद बिल्कुल उल्टी है, तो दोनों के बीच निगेटिव कोरिलेशन होगा। एक जज बोलता है कि भाई बहुत अच्छा गाना गाया, मैं इसको फर्स्ट रैंक दूंगा, दूसरा जज भी बोलता है बहुत अच्छा गाना गाया, मैं इसको चलो फर्स्ट नहीं सेकंड दूंगा। बट इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों जज का जो टेस्ट है वो लगभग सेम ही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि गाना गाने वाला शायद बहुत अच्छा सुर ताल में गाना नहीं गा रहा है, बट शायद उसने गाना ऐसा चूज़ किया है जो हमारे पसंद का है, तो हम बोलते हैं अरे यार मज़ा आ गया गाना सुन के। तो वैसी बातें यहाँ पर है। अभी क्या होता है कि एक्स और वाई टेबल आपको देंगे, जैसे मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपको, तो एक्चुअली एक देगा रैंक ऑफ एक्स और एक दिया जाएगा रैंक ऑफ वाई। ठीक है, हमेशा रैंक दे ज़रूरी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो अगर डायरेक्ट रैंक दे दिया जाएगा, जैसे एक देखो 1 2 3 4 5, मतलब एक जज ने बोला कि भैया ये पहला जो सिंगर था मैं इसको फर्स्ट नंबर दूंगा, ये जो दूसरा वाला सिंगर इसको मैं सेकंड रैंक दूंगा, ये जो सिंगर मैं इसको थर्ड रैंक दूंगा, तो उसने लाइन से रैंक दे दिया। दूसरा जो जज है ना, वो बोल रहा है कि रुको भाई, तुमने जिसे फर्स्ट दिया मैं सेकंड दूंगा, तुमने जिसे सेकंड दिया मैं उसको थर्ड रैंक दूंगा, तुमने जिसको थर्ड दिया मैं उसको फर्स्ट रैंक दूंगा, मेरे हिसाब से रैंकिंग थोड़ी अलग होनी चाहिए, बोल रहा है वो। तो अपने को पता करना है कि दोनों जज की सोच कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है कि सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बनेगा एक डिफरेंस ऑफ द रैंक। तो डिफरेंस जब लेंगे तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस कैसे लिया जाए, डिफरेंस तो 1 - 2 भी हो सकता है, 2 - 1 भी हो सकता है। तो डिफरेंस होगा 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, 4 - 5 करोगे तो -1 आएगा, 5 - 4 करोगे तो 1 आएगा। अब डिफरेंस तो सर x - y लेंगे तो ऐसा आएगा, अगर y - x लेंगे तो फिर तो 2 - 1 पॉजिटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y लो या रैंक ऑफ y माइनस रैंक ऑफ x लो, बिकॉज ऑफ हमें फॉर्मूले डी में डी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें फॉर्मूले में पड़ने वाली डी स्क्वायर की ज़रूरत। और जब हमें फॉर्मूले में डी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें फॉर्मूले में डी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि समेशन डी स्क्वायर जो आ रहा है हमारा, समेशन डी स्क्वायर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा आपका 4 2 6 2 8। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n = है 5,
5 डेटा है ना, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू को और एन की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो मिलेगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, मतलब 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से बन जाएगा आर इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आप करिए इसमें, देखिए कितना आंसर ला सकते हैं आप। ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से 1 माइनस 48, नीचे आएगा 5 इंटू 24। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये बनेगा P इज इक्वल टू 1 माइनस 48, 24 कटेगा, 2/5 आएगा। ये 3/5 आंसर आना चाहिए इसका, देख लीजिएगा। तो ये रैंक जो आएगा आपका, रैंक कोरिलेशन 3/5 यानी ऑब्वियसली पॉजिटिव है और 0.6 आंसर है इसका, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो रैंक कोरिलेशन भी +1 से -1 के बीच ही आएगा। मैंने कहा ना, कोरिलेशन चाहे कोई भी हो, आंसर +1 से -1 के बीच ही आता है, 0 आंसर आ सकता है। अब इसमें आपके के लिए बहुत ही थोड़ा अगर कुछ घुमा फिरा के ही क्वेश्चन दिया जाए तो यही हो सकता है कि कभी कभी आपको R दे दिया जाता है, N दे दिया जाता है, कितने स्टूडेंट हैं या कितने डेटा हैं, बोलेगा समेशन डी स्क्वायर निकालो, या फिर R दे दिया जाएगा, डी समेशन डी स्क्वायर रेडीमेड दे दिया जाएगा, बोलेगा N निकालो। तो N निकालने के लिए ऑप्शन से N रख के देखना कि N कौन सा रखने से LHS इक्वल टू RHS होगा, बेटर होगा, बजाय कि आप सॉल्व करके N निकालें। सॉल्व करने में N क्यूब आ जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। ओवरऑल 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको इस पूरे फॉर्मूले में। एक नज़र आ रहा है आपको R, एक नज़र आ रहा है आपको समेशन डी स्क्वायर, और एक नज़र आ रहा है N। 3 चीज़ों में से कोई भी 2 दिया रहेगा, बचा हुआ तीसरा निकालना रहेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि R इज इक्वल टू कितना होगा। अभी क्या है अगला जो है इसमें देखिए कि एक बहुत रेयर केस में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, कितने ही सालों में 1 बार 2 बार ही आए हैं, बट मैंने सारी बातें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ये देखो, ये लाइन बार बार आया हुआ एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर 2 जज ने कुछ पार्टिसिपेंट्स को रैंक दिया है और अगर वो रैंक एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर में है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर में है, जैसे एक जज ने रैंक दे दिया 1 2 3 4 5, दूसरे जज ने रैंक दे दिया 5 4 3 2 1, बाकायदा है मेरे पास ये क्वेश्चन, ये दिसंबर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल के मैं ईयर बोल के बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में रैंक क्या होगा, तो भाई अगर कभी भी 2 जज का दिया हुआ रैंक जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, एक है 1 2 3 4 5, एक है 5 4 3 2 1, तो बिना सॉल्व किए आप उसका आंसर क्या टिक करेंगे, -1, क्योंकि 100% निगेटिव कोरिलेशन है। अगर 2 जज ने सेम ऑर्डर में रैंक दिया है, एक जज ने रैंक दिया है 1 2 3 4 5, दूसरे जज ने भी रैंक दिया है 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं तो 10 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे जज ने भी रैंक दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस स्थिति में जो रैंक होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें, +1, R इक्वल टू +1। अब इसमें मैं और क्वेश्चन कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट है तो हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझिएगा। लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। तो n तो दे दिया है, चलो 10, ठीक है। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वॉज फाउंड टू बी 0.5, मतलब रैंक कोरिलेशन दे दिया है 0.5, चलो ये भी दे दिया है। 10 स्टूडेंट हैं, उनके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स का रैंक कोरिलेशन दे दिया 0.5। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन द रैंक ऑफ द 2 सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय 1 स्टूडेंट वॉज रॉन्गली टेकन एज 3। डी स्क्वायर नहीं, डिफरेंस ऑफ द रैंक बोला है, स्क्वायर नहीं बोला है। तो रॉन्गली टेकन एज 3 गलत था, इंस्टीड ऑफ 7 लेना चाहिए था 7, पर गलती से क्या ले लिया गया था 3। तो बोल रहा है कि सुधारोगे पूरे डेटा को तो नया रैंक क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले रॉन्ग डेटा से कुछ कैलकुलेट करते हैं।
आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आपको आर दे दिया है 0.5, 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी स्क्वायर नहीं पता, डिवाइडेड बाय एन पता है 10 इंटू टेन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से जब आप समेशन डी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, देखते हैं कैलकुलेट करके, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। क्या करेंगे, ये 0.5 को अपन शिफ्ट कर देंगे किस तरफ, राइट साइड। तो ऐसा करने से ये आपका बनेगा, ऐसा करने से बनेगा समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.5 कितना होता है, 0.5 होता है, यानी 1/2 आधा। 0.5 का मतलब हाफ होता है, इंटू 990, ये आएगा 990, ये आएगा डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। तो इसमें जो समेशन डी स्क्वायर आपका मिलेगा, इसमें जो समेशन डी स्क्वायर आपका मिलेगा, ये कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। ये अगर मैं समेशन डी स्क्वायर को कैलकुलेट करूँ, 3 से कट करूँ तो 3 2 टाइम्स यहाँ पर 330 और 2 से कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 से 300 का 150 हो जाएगा, 115 यानी 165। ये बनेगा 165/2, मतलब ये बनने वाला है 82.5 बनेगा। आपके पास तो कैलकुलेटर है यार, आप लोग मेरे से भी ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो ये काम। मैं तो कैलकुलेटर अभी रखा नहीं हूँ, तो मैं कर दिया मैंने। अब समेशन डी स्क्वायर पक्का है ना, ये गलत है समेशन डी स्क्वायर, क्योंकि इसमें खामी क्या थी, इसमें हमने डी को 3 लेके बनाया था एक स्टूडेंट का, जबकि होना चाहिए था वो 7। तो आप इस समेशन डी स्क्वायर को करेक्ट करोगे, तो आप लिखोगे करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर को करेक्ट कैसे करोगे, 82.5 को करेक्ट कैसे करोगे, क्या करोगे, रॉन्ग वाले डेटा को माइनस करेंगे और सही वाले डेटा को प्लस करेंगे। क्या ये सही है इस तरीके से? नहीं सर, रॉन्ग वाले डेटा को माइनस करोगे ना, ये 3 को माइनस करोगे ना, तो ये तो डी था ना, हमें डी स्क्वायर को करेक्ट करना है, मतलब इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे और सही वाले डेटा को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, तो इससे करेक्ट समेशन डी स्क्वायर मिलेगा। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर जो आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 82.5 माइनस 9 प्लस 49। तो ये करेक्ट समेशन डी स्क्वायर जो आएगा, ये हो जाएगा आपका 82 में 40 आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 122.5, 40 जोड़ना है आपको, ठीक है, तो 122.5। अब ये जो समेशन डी स्क्वायर जो अब आया है, इस समेशन डी स्क्वायर में आपको वापस फॉर्मूला लगाने से नया आर निकलेगा, आर इक्वल टू 1 माइनस अगेन 6 समेशन डी स्क्वायर, इस बार समेशन डी स्क्वायर करेक्ट वाला, डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। क्या एन में कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, एन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एन तो पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर की जगह 122.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू टेन स्क्वायर माइनस 1। और इस तरीके से आप पूरा ये वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हो। इस बार जो आर आएगा वो नया करेक्टेड आर होगा। तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के क्वेश्चन। एक और होता है रिपीटेड रैंक कोरिलेशन, हालांकि उसके क्वेश्चन इतने सालों में 2 ही बार आए हैं और मैं अभी फ़िलहाल उसको यहाँ पर अभी इस रिकॉर्डिंग में कवर नहीं कर पाऊँगा, टाइम की कमी भी है, एज वेल एज जो मतलब हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं पहले वही कवर करेंगे, लीस्ट इम्पॉर्टेंट बातें कम। अब किस्मत को कोई नहीं जानता कि क्या पता लीस्ट इम्पॉर्टेंट बात करके मैं इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दिया वही एग्ज़ाम में आ जाए। बट जो हमारी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती है, जो अभी हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि रेगुलर क्लास में हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनवाए हैं। जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आज तक कभी नहीं आए, वो भी मैंने बनवाए हैं। रिपीटेड रैंक के क्वेश्चन भी मैंने रेगुलर क्लास में बनवाया है। तो स्टूडेंट्स, ये रिवीजन को तो रिवीजन क्लास जैसा रहने दीजिए,
आप रिवीजन क्लास में रेगुलर क्लास का अगर फ्लेवर चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। रिवीजन क्लास का तो अलग ही रहेगा फंडा, और रेगुलर तो रेगुलर है फिर, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलर क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। रेगुलर क्लास आप बहुत अच्छे से पढ़ के बैठें, तभी रिवीजन क्लास का भी बेनिफिट मिलता है। आप सोचेंगे डायरेक्ट मैं रिवीजन क्लास पढ़ लूँ और बहुत अच्छे नंबर ला के पास हो जाऊँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, करने वाले कर लेते हैं। थोड़े और आगे आते हैं एक नया टॉपिक पे। ये जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही 3 जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होते हैं, उसमें सबसे लीस्ट जो आने वाला वैरायटी है एग्ज़ाम में, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन लेकिन मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, बहुत कम एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये होता है, एक है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन जो है, उसको भाई स्मॉल आर ले गया कार्ल पियर्सन, कैपिटल आर ले गया रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको इसके लिए क्या बचा है सर? इसके लिए हम लोग जनरली आपकी जो ICAI का स्टडी मटेरियल है वहाँ पर इसको RC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो RC से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा RC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2C माइनस n अपॉन n। अब इसमें क्या क्या कौन सी चीज़ क्या है सब समझाता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्लस माइनस कब आता है ये भी समझेंगे। ये पहले ही समझा दूँ कि अगर ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन ये 2C माइनस n, अगर ये निगेटिव आया तो हमें यहाँ का भी निगेटिव लेना है। ऐसा करने से रूट के अंदर तो पॉजिटिव बन जाएगा, बट फाइनल आंसर लिखते समय हम बाहर का भी निगेटिव लेंगे। और अगर किसी कैलकुलेशन में, अगर किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में ये 2C माइनस n पॉजिटिव आता है तो हम इसको भी पॉजिटिव ही लेंगे और बाहर भी पॉजिटिव ही लेंगे। यानी फाइनल आंसर हमारा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, फुल्ली इस बात पे डिपेंड करता है कि ये 2C माइनस n जो है हमारा वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि क्या है। ये 2C माइनस n अगर निगेटिव है तो अंदर निगेटिव, बाहर निगेटिव, फाइनल आंसर निगेटिव। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर यही एक ऐसा टॉपिक है सिलेबस में जिसमें कैपिटल N और स्मॉल n अलग बात है जो अभी तक होते थे। यहाँ कैपिटल N मैं लिख रहा हूँ, ये जितने डेटा हमको टेबल में दिए जाएंगे वो है। तो सर अभी तक तो वो स्मॉल n होता था, नहीं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है कि कैपिटल N में से एक अगर कम कर दें तब स्मॉल n आएगा। क्यों आएगा ये बात समझते हैं। मतलब टोटल टेबल में 11 डेटा दिए हैं, तो क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्वेश्चन बनाते समय फॉर्मूले में आप n की जगह 11 नहीं 10 लिखेंगे। पिछले टॉपिक तक के तो ऐसा होता था कि जितने डेटा दिए हैं उतना लिखते थे। अब यही बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि सर क्यों होता है ऐसा। क्वेश्चन बनाते हैं, आपके दिमाग में C भी क्या होता है समझ में आएगा। C क्या होता है सर, n के बारे में तो मैंने बताया। तो इसमें क्या होता है, जैसे x और y टेबल दिया जाएगा, कोई डेटा मैं आपको एक लेके दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो x और y सपोज आपको दे दिया जाएगा 5, 7, 4, 3, 9, 8, 10 सपोज, मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम डेटा दिए हैं। और y में लिखा हुआ है सपोज 12, 15, 9, 14, 17, 21, 30 ऐसा दे दिया है। अब आपको बोलेगा इन दोनों डेटा के बीच कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन निकालिए। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन कैसे निकाला जाता है, आपको एक x की कॉन्करेंसी चेक करनी पड़ेगी और एक y की कॉन्करेंसी चेक करनी पड़ेगी। सर कॉन्करेंट मतलब उसको, उस डेटा को खुद से कंपेयर करना है कि वो कब कितनी बार बढ़ा या कम हुआ। कॉमन सेंस लगा के बताइए, अगर मेरे पास एक पहला डेटा है x का 5, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि x की वैल्यू बढ़ी हुई है कि बढ़ी कि कम हुई? नहीं, आप पहले डेटा को कंपेयर ही नहीं कर सकते कि बढ़ा है कि कम हुआ है। कंपैरिजन तो अगले डेटा से होगा। देखो 5 के बाद 7 हो गया, तो आप बोल सकते हो सर अब ये डेटा बढ़ गया है तो मैं प्लस लगा दिया। 7 से 4 हो गया, 7 से 4 हो गया तो माइनस लगा दिया। इसमें खास बात आपको नजर आया, कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है इससे मतलब नहीं है, केवल कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है बस हमें इतने से मतलब है। अब देखो अगला 3 लिखा हुआ है,
तो 4 से 3 मतलब कम हो गया है, एक वैल्यू भी कम होगा तो माइनस लगाना है, थोड़ा भी बढ़ेगा तो प्लस लगाना है। 3 से 9 बढ़ गया वैल्यू प्लस आएगा, 9 से 8 वैल्यू कम हो गया माइनस आएगा, 8 से 10 वैल्यू बढ़ गया प्लस आएगा। सेम यही काम अगर अपन y के लिए करें तो आपको दिख रहा है पहला वैल्यू 12 है, अब 12 को मैं कैसे बोलूँ कि ये बढ़ा है कि कम हुआ है, 12 का तो मुझे नहीं पता कि बढ़ा है कि कम हुआ है। अगला डेटा है 12 से 15, 12 से 15 मतलब कितने नंबर हुए, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो प्लस, 15 से 9 माइनस, 9 से 14 बढ़ गया तो ये प्लस, 14 से 17 बढ़ गया प्लस, 17 से 21 बढ़ गया प्लस, 21 से 30 बढ़ गया प्लस। अब आप इसमें बड़े गौर से समझिए कि कितनी बार ऐसा हुआ पूरे लिस्ट में, कितनी बार ऐसा हुआ पूरे लिस्ट में कि दोनों डेटा मैच कर रहे हैं, दोनों का ट्रेंड, दोनों एक्स और वाई का ट्रेंड मैच कर रहा है। पहली बार का तो कंपैरिजन ही नहीं है। और देखो यही जो पहला क्रॉस लगा रहा हूँ यही रीज़न है कि जितने डेटा दिए जाएंगे उससे कम लेना है फॉर्मूले में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बोलूँ तो कैपिटल एन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 है कैपिटल एन, बट स्मॉल एन कितना है मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर स्मॉल एन जो है ना 6 होगा, क्योंकि पहले डेटा को कंपैरिजन नहीं कर रहे। अब देखिए दोनों प्लस लगाए मतलब एक राइट हो गया, राइट का मतलब ये होता है कि x भी बड़ा है y भी बड़ा है, दोनों माइनस का मतलब राइट है, मतलब x भी बड़ा है y भी, एक माइनस एक प्लस है, इसका मतलब ये दोनों का ट्रेंड मैच नहीं किया है, दोनों प्लस राइट लगा लो, माइनस ये दोनों राइट। राइट कितनी बार लगा, 4 बार, तो सर हाँ बस यही तो है सी कैसे निकालते हैं समझ में आया अब आपको, सर 4 बार आएगा, 4 बार ट्रेंड मैच किया है एक्स और वाई का, या तो एक्स और वाई दोनों साथ साथ बढ़े हैं या तो एक्स और वाई दोनों साथ साथ कम हुए हैं। ये होता है कितनी बार, जितनी बार सी कहलाता है। तो कैपिटल एन स्मॉल एन सी सब समझ में आया, बस अब फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, कैलकुलेट करना है, आंसर लाना है। देखते हैं कैसे आएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है आर सी इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस फिर रूट ओवर प्लस माइनस फिर यहाँ लिखा है 2c माइनस एन अपॉन एन। देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव का हिसाब भी बैठ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस, बोलो 2c माइनस एन बताओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी, बोलो यहाँ पर 4 है, सी का वैल्यू 4 है, माइनस एन का वैल्यू 6 है, होल डिवाइडेड बाय 6 है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर सी आएगा आपका, आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर आएगा प्लस माइनस, बताइए 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2 बाई 6, देखिए ये पॉजिटिव आया है, ये 2 बाई 6 का मतलब 1/3, 1/3 पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पर का हम पॉजिटिव साइन लेंगे और यहाँ भी पॉजिटिव साइन लेंगे, तो फाइनल आंसर जो बनेगा ना ये बनेगा आर सी इक्वल टू पॉजिटिव आएगा रूट ओवर 1/3। आप रूट ओवर 1/3 को अब डिपेंड करता है ऑप्शन में जैसा दिया वैसा लिख लेना। तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन के क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, बट जो भी आया है बहुत ही सरल सा आया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। सी क्या होता है, एन क्या होता है, कैपिटल एन स्मॉल एन का ध्यान रखना है। कई बार आपको क्या करेंगे क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, आरसी दे दिया जाएगा आपको, आरसी दे देगा, पूछेगा नहीं, बोलेगा आरसी दिया है भाई क्वेश्चन में, और बोलेगा कि सी भी बता देगा आपको, और क्या बोलेगा पता है आपको, बोलेगा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेटा बताइए टेबल में, एक्स और वाई के टेबल में, अगर टेबल दिया नहीं रहेगा, टेबल में एक्स और वाई कितने पेयर हैं, कितने डेटा हैं, और ऑप्शन दिया जाएगा। तो लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, ये ऑप्शन से उठा के एन की जगह पे वैल्यू रखते हैं और बोलते हैं सर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दिस टिक कर दिए। तो आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेटा बताओ, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेटा बताओ मतलब कैपिटल एन पूछा है ना, तो जो अगर कैपिटल एन पूछा है तो ऑप्शन में तो चारों ऑप्शन में कैपिटल एन का वैल्यू दिया है, तो वो यहाँ स्मॉल एन की जगह रखने से सेटिस्फाई थोड़ी होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैपिटल एन में से जितने भी ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन में 11 लिखा है तो आप 10 रखो एन की जगह पे, स्मॉल एन की जगह पे, अगर 10 सेटिस्फाई हो गया तो ऑप्शन का 11 सही आंसर है। मेरी बात शायद आप लोग तक पहुंच रही है पूरी, मेरी बात शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक लास्ट वैरायटी, इंपॉर्टेंट सा वैरायटी 4-5 मिनट में कवर करते हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, मेरे पास ये क्वेश्चन बार बार दिख रहा है
कि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, देखो ऐसा लिख देगा एक्स और वाई के बीच का, तो बोलेगा एक्स और वाई के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्स और वाई के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है 0.6 है, एक्स और वाई के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.6 है। सॉरी, तो एक्स और वाई के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, रुको रुको, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। वेयर, अब उसमें गिवन आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी कि भैया एक्स और यू के बीच क्या रिलेशन है, तो लिख देगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, ये u और x के बीच का रिलेशन, एंड v इज इक्वल टू y माइनस 2/3, तो एक v और y के बीच का रिलेशन दे देगा। अब इस तरीके से जो रिलेशन आपको दिया है, तो x और u के बीच पक्का देगा रिलेशन, और एक v और y के बीच रिलेशन देगा, और आपको बोलेगा बताओ भाई u और v के बीच। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, एक शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। मतलब u इज इक्वल टू, आप ये नीचे के 2 को अलग अलग लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/2, एंड v को आप क्या लिख सकते हो, v को लिख सकते हो 1/3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2/3, ये हो जाएगा। ऐसा करने से आपको दिखेगा कि x का कोफिशिएंट कैसा है। देखो x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ जो वैल्यू है वो कैसा है, तो x के साथ जो वैल्यू है कैसा है, बोलो पॉजिटिव है। और y का कोफिशिएंट बोलेगा, y का कोफिशिएंट मतलब y के साथ जो वैल्यू है वो कैसा है, तो y के साथ जो वैल्यू है दैट इज द y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। तो बस यही चीज़ समझना है। अगर x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव नहीं, आंसर आएगा एग्जैक्टली वही जो क्वेश्चन में दिया है। अगर प्लस 0.6 दिया है तो प्लस 0.6 आंसर आएगा, अगर माइनस 0.6 दिया रहेगा तो माइनस 0.6 आंसर आएगा। तो अगर x और y, सर मतलब अगर x और y के बीच अगर लिखा होता x और y का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माइनस 0.6 है, तो आंसर भी हाँ माइनस 0.6 आएगा, यानी आंसर सेम आएगा जो क्वेश्चन में दिया है वो सेम कॉपी पेस्ट। तो सर अगर किसी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट निगेटिव आ जाए और y का कोफिशिएंट निगेटिव आ जाए, तो दोनों निगेटिव आ जाए तो भी आंसर वही आता है जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में पॉजिटिव 0.6 दिया है तो आंसर भी पॉजिटिव 0.6, अगर क्वेश्चन में निगेटिव 0.6 दिया तो आंसर भी निगेटिव 0.6। और अब तीसरी बात दिमाग में आ गई कि सर अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए और y का कोफिशिएंट निगेटिव आ जाए, और वाइस वर्सा x का कोफिशिएंट निगेटिव आ जाए और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हाँ, तो फिर आंसर जो क्वेश्चन में दिया है वैल्यू तो सेम आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में भी 0.6 दिया है पॉजिटिव, तो आंसर भी 0.6 आएगा, बट पॉजिटिव की जगह निगेटिव आ जाएगा, माइनस 0.6 आएगा। मतलब अच्छा, अगर माइनस 0.6 दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आंसर प्लस 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ, तो मैं इसको एक नोट बना देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, और आंसर कैसा होगा इसमें, अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ y भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव नहीं बोलना, आंसर क्या, सेम एज गिवन, जो दिया है वही आंसर, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव आंसर, निगेटिव दिया तो निगेटिव आंसर, और वैल्यू तो जो है वो रहेगा ही, बस साइन का फर्क। अगर दोनों निगेटिव है तो फिर भी सेम आंसर, सेम। अगर कोई एक पॉजिटिव है कोई एक निगेटिव है, कोई एक पॉजिटिव है कोई एक निगेटिव है, तो
आंसर क्या होगा, साइन चेंज ऑफ गिवन, वैल्यू चेंज नहीं, साइन रिवर्स या चेंज ऑफ किसका, साइन गिवन वैल्यू का। तो गिवन वैल्यू अगर प्लस 0.75 है तो आंसर आएगा -0.75, यानी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल किस में फ़र्क पड़ने वाला है बोलो, साइन में। क्लियर है क्या बातें। तो बच्चों आज हमने इस पूरे रिवीजन में कोरिलेशन की बात करी है। अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं इस चैप्टर का रिग्रेशन टॉपिक से। ठीक है स्टूडेंट्स।